हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुके हैं। पहले वीडियो में बात की थी पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद में डच, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डैन, और आज बात करेंगे जो फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ है। तो दोस्तों, इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो फ्रांसीसियों का भारत आगमन हुआ है। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वह कब होती है? तो ये आप याद रखोगे, कब? 1664 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। सन इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो सन याद रखिएगा आप। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। अब बात आती है कि जो इसकी स्थापना है वह किसने की थी? तो जो दोस्तों फ्रांस के सम्राट थे, कौन? लुई 14। कौन थे? लुई 14। जो लुई 14 थे इनने, और जो इनके मंत्री थे कौन? कोलबर्ट। जो इनके मंत्री थे कौन दोस्तों? कोलबर्ट। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। कौन सी कंपनी की? तो कंपनी का क्या नाम था? तो ये कंपनी का नाम है, आप याद रखोगे, कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस। क्या नाम था दोस्तों? ओरिएंटलेस। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उसका नाम क्या था? कंपनी देश ओरिएंटलेस। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? लुई 14 प्लस कोलबर्ट। जो कोलबर्ट है यह कौन थे? यह मंत्री थे, और यह कौन थे? सम्राट थे। कब स्थापना की थी? 1664 में। अब बात आती है दोस्तों की जो ये कंपनी थी, ये आप याद रखिएगा, यह एक कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी दोस्तों? सरकारी कंपनी थी। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों की जो कंपनी है, इसका पहला गवर्नर कौन था? तो हमेशा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? ड्यूमा। तो आप याद रखोगे, पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ड्यूमा था, याद रखोगे। इसके बाद में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी गवर्नर था वह कौन था? तो डुप्ले था। सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर की बात की जाए तो वह कौन था? डुप्ले था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो वह कौन था? ड्यूमा था। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि जो कंपनी स्थापित हुई है, तो फिर इसने अपनी यहाँ पर भारत में फैक्ट्रियां भी स्थापित की होंगी। तो इसने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की हैं, तो उसको जान लेते हैं दोस्तों। जो सर्वप्रथम 1667 में, सन याद रखोगे, सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन। कौन दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में एक फ्रांस से दल आता है। कहां पर? भारत। कब? 1667 में। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में भारत एक दल आता है फ्रांस का। और यह सर्वप्रथम कहां पर? 1668 में। सन बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। 1668 में कहां पर? सूरत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो आपको याद रखना है कि पहली फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। और बात की जाए कि कब स्थापित की गई थी, तो 1668 में स्थापित की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन। किसने की थी दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन ने। जो फ्रांसिस मार्टिन यह कौन था? तो ये फ्रांसीसी दल था जो भारत आया हुआ था। कब? 1667 में। उसका जो नेतृत्व करता था वह कौन था? फ्रांसिस मार्टिन, जिसके नेतृत्व में 1668 में सूरत में स्थापना की गई थी। अब बात आती है दोस्तों कि फ्रांसीसियों ने यहाँ पर कुछ शहरों की स्थापना की है, और जो इनके प्रमुख केंद्र थे उन पर भी बात कर लेते हैं। तो जो प्रमुख फ्रांसीसी नगर हैं उनको जान लेते हैं। प्रमुख फ्रांसीसी नगर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो फ्रांसीसियों का मुख्य नगर था वह कौन था? पौंडीचेरी। क्या था दोस्तों? पहला इनका सबसे महत्वपूर्ण नगर पौंडीचेरी। तो दोस्तों जो पौंडीचेरी है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी। और कब की थी? तो 1674 में की थी। सन इंपोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, तो सन आप याद रखोगे। तो पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1674 में हुई है, आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो इसकी स्थापना वह किसने की है, तो उसी ने दोस्तों जिसने पहली सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की है, किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने? फ्रांसिस
मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा दोस्तों स्थापना की जाती है किसकी? पौंडीचेरी शहर की। कब? 1674 में। ये आप याद रखोगे दोस्तों। जो पौंडीचेरी है इसे 1693 में 1693 में जो डच हैं दोस्तों, डच इनसे जो व्यापारिक कोठी है, जो पौंडीचेरी है, इसे अंग्रेजों की सहायता से डच छीन लेते हैं। कब? 1693 में। कौन? डच। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से। ठीक है, किसे? पौंडीचेरी के लिए, जिसे दोस्त रेजविक की संधि के द्वारा। कब? 1697 में। 1697 में रेजविक की संधि होती है। रेजविक की संधि होती है और जो पौंडीचेरी होता है यह फ्रांसीसियों को फिर से पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे कि जो पौंडीचेरी है इसे किसने छीना था? तो डचों ने छीना था। कब? तो 1693 में अंग्रेजों की सहायता से छीना था। फिर उसके 4 साल बाद रेजविक की संधि होती है। कब? 1697 में, जिसके तहत जो पौंडीचेरी था, जो फ्रांसीसियों का मुख्य नगर था, वह उनको फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे, इंपोर्टेंट रहेगा। तो ये 1697 में जो रेजविक की संधि हुई है, बहुत बार पूछी जाती है जो संधि है एग्जाम में, कि रेजविक की संधि कब हुई थी? तो 1697 में हुई थी। और इसके तहत का क्या हुआ था? तो जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों को जो उनका नगर था क्या? पौंडीचेरी, वह फिर से प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, जो फ्रांसीसियों के जो व्यापारिक अन्य केंद्र रहे हैं, तो उन पर भी जान लेते हैं। तो माहे पर भी दोस्तों फ्रांसीसियों का अपने कब्जा था, जो कहां पर था? केरल में। ठीक है, माहे जो कहां पर था? केरल में। इसके बाद में करिकल और चंद्रनगर। करिकल और चंद्रनगर कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। यह भी फ्रांसीसियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। और इसके बाद में लास्ट बात करेंगे मॉरिशस। ये दोस्तों प्रमुख फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र थे। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों जो फ्रांसीसी कंपनी थी दोस्तों, कौन? कंपनी देश एंड देश ओरिएंटलेस की। दोस्तों यह व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। और एक टाइम बाद, कब? 1742 के बाद। 1742 के बाद दोस्तों इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ साथ यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले भी हो जाते हैं और भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। एक आपको थीम याद रखनी है कि इससे पहले जो डैन थे वह 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच के, किसे? अंग्रेजों के लिए बेच के वो भारत से जा चुके हैं। और यहाँ पर ये जो फ्रांसीसी हैं, 1742 में इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। तो फिर इनका अंग्रेजों से विवाद होता है, क्योंकि अंग्रेज भी इन्हीं के साथ चल रहे हैं दोस्तों। तो अंग्रेजों से इनका विवाद होता है। कब? 1746 में। जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। जो कर्नाटक युद्ध हैं बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए हैं? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। तो दोस्तों कितने युद्ध हुए हैं? तो 3 युद्ध हुए हैं। इनको बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, कौन कौन से? तो प्रथम युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखोगे, कर्नाटक युद्ध। 3 युद्ध हुए हैं जिन्हें कौन से नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं प्रथम युद्ध की। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध। तो दोस्तों प्रथम युद्ध होता है कब? 1746 से लेकर 1748 के बीच में। 1746 से लेकर दोस्तों 1748 तक ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि दोस्तों इसका कारण क्या था? तो जो दोनों यूरोप की कंपनी थी, तो क्या है कि ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध आरंभ हो जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो जाता है। तो ये यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज रहते हैं। यह भी भारत में आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे कौन से नाम से जाना जाता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 तक। दोस्तों पर क्या होता है कि जो यूरोप में एक संधि होती है, उस संधि को आप याद रखोगे, कौन से नाम से जानी जाती है? एक्सला चापेल की संधि होती है दोस्तों। कब? 1748 में। एक्सला चापेल की संधि होती है 1748 में। तो जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ था वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों उसका प्रभाव यहाँ पर भारत में भी देखने को मिलता है कि जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था वह भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कब? 1748 में।
तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेके 1748 तक। क्योंकि एक आपको याद रखना कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुए हैं उनको किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। जो इतिहास में कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1749 से लेके कब तक, 1754। कब तक दोस्तों, 1749 से लेके 1754। अब बात आती है दोस्तों जो द्वितीय युद्ध था इसका क्या कारण था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का कारण बना। तो दोस्तों जो कर्नाटक और हैदराबाद, जो कर्नाटक और हैदराबाद थे, यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं और फिर से एक बार जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं वह फिर से युद्ध भूमि में आते हैं। तो ये आप याद रखो कि इसका कारण क्या था, तो कर्नाटक और हैदराबाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की जो द्वितीय युद्ध है यह कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये भी आप याद रखोगे, पौंडीचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। पौंडीचेरी की संधि होती है दोस्तों। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पौंडीचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये आप याद रखोगे। और यह युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों, तो 1749 से लेकर 1754 तक। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे तीसरे युद्ध की। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वह कब से कब तक हुआ था दोस्तों, तो यूरोप में 7 वर्ष का युद्ध स्टार्ट होता है। कब, 1756 से लेकर 1763, 1756 से लेके 1763 तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध दोस्तों कब से कब तक, 1756 से लेके 1763 तक। अब बात आती है दोस्तों कि इसका कारण क्या था, तो इसका कारण यही था कि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको भारत में परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज हैं यह भी आपस में युद्धरत हो जाते हैं। तो जिसे कर्नाटक का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है, कब, 1756 से लेके 1763 तक। दोस्तों जो यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ है यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। कौन सी संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर पेरिस की संधि होती है तो यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का समापन होता है, तो वैसे ही यहाँ भारत में भी नतीजा देखने को मिलता है। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था जो 1756 से लेकर 1763 तक चलता है, यह भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अंग्रेज 1757 में जब मैं आपको अंग्रेजों और बंगाल के संबंध पढ़ाऊंगा तो वहां पर आएगा प्लासी का युद्ध। वहां पर क्या आएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध, जिसे 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं, क्योंकि बंगाल के निर्बाध रूप से स्वामी बन चुके हैं कौन, अंग्रेज। याद रखना है। इससे पहले, इसके बाद 1759 में बेंद्रा का युद्ध हुआ है, ये आप याद रखोगे। बेंद्रा का युद्ध हुआ है जिसमें डचों को भारत से भगा चुके हैं कौन, अंग्रेज, आप याद रखोगे। कब, 1759 में बेंद्रा का युद्ध हुआ है जिसके तहत अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया है। पुर्तगालियों को वैसे ही उनका भारत में उतना रुचि नहीं थी, इंडोनेशिया के द्वीपों पर उनकी रुचि थी, तो वो वहां जाकर बस गए थे। अब इसके बाद में डेन 1745 में अपनी पूरी व्यापारिक फैक्ट्रियां बेच के जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर बचे कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे ही यह भी युद्ध चल रहा होता है और उसी के समथिंग एक युद्ध और होता है, बांडीवास का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखोगे, बांडीवास का युद्ध विथ डेट याद रखोगे। बांडीवास का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 को, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की ओर से कौन, सर आयरकूट। अंग्रेजों की ओर से कौन दोस्तों, सर आयरकूट। अंग्रेजों की ओर से सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की ओर से कौन, काउंट डी डाली। तो ये आपको याद रखना है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। और कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों की ओर से सर आयरकूट लड़ रहे थे और फ्रांसीसियों की ओर से कौन लड़ रहे थे दोस्त, काउंट डी डाली लड़ रहे थे।
दोस्तों क्या होता है कि जो बाण निवास का युद्ध है इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है, आई मीन इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। और इस युद्ध का महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसी युद्ध के द्वारा जो भारत से फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत होता है। तो ये आप याद रखोगे कि बेंद्रा का युद्ध 1759 में जिसके तहत डचों का भारत से प्रभुत्व समापन हुआ था, और ये बाण निवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को होता है, इसके तहत फ्रांसीसियों का भारत से अंत होता है। तो आपने देखा कि दोस्तों पुर्तगाली कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप से। कौन कौन? पुर्तगाली जो पहले ही जा चुके हैं, डच जिन्हें बेंद्रा के युद्ध के द्वारा भगा चुके हैं, इसके बाद में अंग्रेज। तो अंग्रेज आधुनिक भारत का इतिहास उन्हीं पर आधारित है। इसके बाद में डैन, तो डैन 1745 में अपनी व्यापारिक कोठियां बेचकर जा चुके हैं। बचे थे कौन? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों को भी बाण निवास के युद्ध के द्वारा भारत से भगा दिया है। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे अब वो सिर्फ अंग्रेजों पर, और जो जैसे अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेज और पंजाब ऐसे रहेंगे दोस्तों, तो सभी लेके आऊंगा। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।